everyone. So today's topic is lesson planning, and I guess this topic is also common in every teaching subject. So let's start with this topic. तो हम बात करेंगे जो कॉमन फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा. इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे, उसके बाद द बॉडी एंड देन द कंक्लूजन. सो स्टार्टिंग विद द लेसन प्लानिंग टॉपिक. तो एक प्रॉपर प्लानिंग लेसन की क्यों ज़रूरी होती है? इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर को पहले से एडवांस में पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या उन्होंने पढ़ाना है और कैसे उसको डिलीवर करना है क्लासरूम में. एक टीचर को एक फेयर आइडिया मिल जाए कि उसने की कॉन्सेप्ट्स को कैसे डेवलप करना है. क्यों? ताकि वो कोरिलेट कर पाए उन की कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ. ठीक है. और इसकी वजह से वो कंक्लूड कर पाए लेसन को. लेसन प्लानिंग इसलिए भी एसेंशियल है ताकि इफेक्टिव लर्निंग हो पाए, सब्जेक्ट मैटर की इंटेग्रेटेड मैनर में हो पाए, कोरिलेटेड मैनर में हो पाए, और वो रिलेट किससे करे? प्यूपल के एनवायरनमेंट के साथ. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेसन प्लानिंग से टीचर जो है वो एक एस्टिमेट लगा सकता है कि उसके वर्क की कितनी वैल्यू है. जैसे जैसे वो लेसन प्रोसीड करेगा वो उसको पता चल जाएगा कि उसका जो मेथडोलॉजी है वो फेल हो रहा है या सक्सेसफुल हो रहा है. और वो दोनों से ही सीखेगा. कैसे सीखेगा? अगर फेल हो रहा होगा तो वो अपनी मेथडोलॉजी चेंज कर देगा, और अगर वो सक्सेसफुल हो रहा होगा तो अगली दफ़ा से उसी को वो कंटिन्यू करेगा. सो वी कैन से दैट अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द लेसन इज़ द की टू इफेक्टिव टीचिंग. The teacher must know in advance the subject matter and mode of its delivery in the classroom. This gives the teacher an idea of how to develop the key concepts and how to correlate them to real life situations and how to conclude the lesson. Lesson planning is also essential because effective learning takes place only if the subject matter is presented in an integrated and correlated manner and is related to the pupil's environment. Through lesson planning, the teacher is able to estimate the value of his work as the lesson proceeds, equally aware of failure and success and prepared to learn from both. अब इसकी मीनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ लेसन प्लान? तो लेसन प्लान जो है एक टीचर की गाइड होती है एक पर्टिकुलर लेसन को जैसे वो रन करवाता है. तो एक गोल डिसाइड करता है कि बच्चों को पढ़ाना क्या है, फिर उस गोल तक पहुंचना कैसे है. तो मेथड्स और प्रोसीजर की वजह से, और उसको उस गोल को मेजर कैसे करना है, तो वो मेजर करा जा सकता है बाय टेस्ट, वर्कशीट और होमवर्क से. सो वी कैन से दैट अ लेसन प्लान इज द टीचर्स गाइड फॉर रनिंग अ पर्टिकुलर लेसन एंड इट इंक्लूड्स द गोल. गोल क्या है? व्हाट द स्टूडेंट्स आर सपोज टू लर्न, हाउ द गोल विल बी रीच्ड, कैसे पहुंचा जा सकता है बाय द मेथड्स एंड द प्रोसीजर, एंड अ वे ऑफ मेजरिंग हाउ वेल द गोल वॉज रीच्ड, कैसे हम मेजर कर सकते हैं बाय टेस्ट, वर्कशीट एंड होमवर्क एट्सेट्रा के साथ. ठीक है. नेक्स्ट इसका मीनिंग ये रहता है कि लेसन प्लान जो है वो स्मॉल यूनिट या यूनिट्स एंड सब्जेक्ट मैटर के, जहाँ पे टीचर जो है उसको पढ़ाएगा एक डेफिनाइट पीरियड के लिए. ये प्री प्लानिंग होती है. जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ उसने पढ़ानी है, रिक्वायर्ड हैं एक टीचिंग क्लास के लिए, उसको हम लेसन प्लान बोल देते हैं. तो वी कैन से दैट lesson plan is that small unit or units of subject matter which a teacher teaches in a definite period. The pre-planning of essential activities that are required in the class teaching is known as lesson plan. The next is the definitions आती हैं अब इसकी. तो डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट डेफिनेशंस देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बिनिंग उन्होंने ये बोला था कि ये लेसन प्लानिंग, डेली लेसन प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है क्या? डिफाइन करती है किसको? ऑब्जेक्टिव्स को, सिलेक्शन को, और अरेंज करना किसको? सब्जेक्ट मैटर को, और डिटरमिन करना क्या? मेथड्स और प्रोसीजर को. तो डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमिनिंग द मेथड और प्रोसीजर. अगला है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.K.M. पारेख. उन्होंने ये बोला है कि प्लान जो है, जो लेसन प्लान है, चाहे रिटन है चाहे अनरिटन है, अगर वो प्लान जो है वो एब्सेंट है वैसे किसी भी दोनों फॉर्म में, तो कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले कर पाएगा लर्निंग में. तो वहाँ पे ये लिखा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ प्लान रिटन और अनरिटन देयर वुड हार्डली अकर एनी सिग्निफिकेंट लर्निंग इन द क्लासरूम. अगला आता है कि ज़रूरत क्या हुई लेसन प्लान की, नीड ऑफ लेसन प्लानिंग. तो जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो, तो एक डेस्टिनेशन आपने डिसाइड कर लिया, तो उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आपको रोड मैप तो चाहिए ना. मैप के थ्रू तो आप वहां तक पहुंच पाओगे. अगर आपके पास मैप ही नहीं होगा पहुंचने का, तो आप यहाँ वहीं भटकते रहोगे. सेम वे लेसन भी वैसा होता है. लेसन जो है वो एक जर्नी है, और लेसन प्लान जो है वो उसका मैप है. आप लेसन तक तभी पहुंच पाओगे जब आपके पास एक लेसन प्लान है उसका. तो इफ़ यू इमेजिन द लेसन इज़ लाइक अ जर्नी, देन द लेसन प्लान इज़ लाइक अ मैप. इफेक्टिव लेसन प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट फैसेट क्यों है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फैसेट ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग प्रैक्टिस बिकॉज प्लानिंग. अब इसके बारे में नंबर 1 थिंग हम पढ़ते हैं.
कि ये स्टूडेंट्स को एक नेसेसरी स्ट्रक्चर देता है, डायरेक्शन देता है ताकि वो रेलेवेंट और एंगेजिंग एजुकेशन को रिसीव कर पाए। तो प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स विद द नेसेसरी स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन टू रिसीव अ रेलेवेंट एंड एंगेजिंग एजुकेशन। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि एक टीचर को अलाउ करता है वो डाइवर्स लर्निंग को मीट कर सके, ताकि स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स, मतलब कि जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, वो कैसे मीट कर पाए डिफरेंशिएशन से और उसको चॉइसेस उसके लिए इंक्रीज करके। ठीक है, तो अलाउज अ टीचर टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू डिफरेंशिएशन एंड इंक्रीज चॉइस। अगला पॉइंट ये आता है कि ये इंटेग्रेट करता है किसको, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को, बेटर रिसोर्सेज को इंटेग्रेट करता है, इंक्रीज करता है इंटरएक्टिविटी लेसन की, क्रिएट करता है एक रिचर लर्निंग एनवायरनमेंट को। तो द थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रेट्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड बेटर रिसोर्सेज, increases the interactivity of lessons and creates a richer learning environment. फोर्थ पॉइंट is कि ये टीचर को अलाउ करता है कि वो गोल्स को मैप कर सके और एसेस कर सके अचीवमेंट किसकी, आउटकम्स की। तो अलाउज अ टीचर टू मैप गोल्स एंड एसेस अचीवमेंट ऑफ आउटकम्स। अगला है फिफ्थ पॉइंट है कि ये लेसन को रेलेवेंट रखता है, जिसकी वजह से वो एंगेजमेंट को इंक्रीज करता है, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है और प्रमोट करता है कि वो एक टॉपिक के ऊपर मास्टरी हो जाए। ठीक है, तो कीप्स अ लेसन रेलेवेंट टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड मास्टरी ऑफ अ टॉपिक। सिक्स्थ पॉइंट है कि ये टीचर को अनेबल करता है कि वो क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन कर पाएँ और अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर पाएँ। तो एनेबल्स अ टीचर टू क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन एंड इम्प्रूव हिज टीचिंग प्रैक्टिसेस। अगला है इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो द एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग अ लेसन प्लान आर एज फॉलोज। नंबर 1, लेसन प्लानिंग जो है वो वर्क को रेगुलर बनाता है, ऑर्गेनाइज बनाता है, सिस्टमैटिक बनाता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। नंबर 3, ये टीचर को कॉन्शियस कर देता है कि उसको कैसा एटीट्यूड जो है बच्चों में चाहिए, कैसा डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए भी कॉन्शियस कर देता है। नंबर 4 जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। नंबर 5 जो है ये कोरिलेट करता है कॉन्सेप्ट्स को किसके साथ, प्यूपिल के एनवायरनमेंट के साथ। नंबर 6 जो है ये स्टिमुलेट करता है कि टीचर जो है वो स्ट्राइकिंग क्वेश्चंस पूछे। क्यों, कैसे पूछेगा, अगर वो उसने पहले से लेसन प्लान बनाया होगा तो उसको पता होगा उसने क्या कंटेंट डिलीवर करा है, उसको पूरा नॉलेज होगा उसकी वजह से, और उसकी वजह से वो एक स्ट्राइकिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है बच्चों से। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ताकि बच्चों से फीडबैक मिल सके कि कैसा सिस्टम, कि कैसे वो मतलब कि उनको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पे फिर से टीचर जो है उनको कुछ एक्सप्लेन कर देगा। 7th पॉइंट क्या है कि ये ज़्यादा फ्रीडम देता है टीचिंग में। सो द नंबर 1 is lesson planning makes the work regular, organized and more systematic. Number 2 is it induces confidence in the teacher. Number 3 is it makes a teacher quite conscious of the aim, which makes him conscious of attitudes he wants to develop in his students. Number 4 is it saves a lot of time. Number 5 is it helps in making correlation between the concepts with pupils' environment. Number 6 is it stimulates the teacher to ask striking questions. Number 7 it provides more freedom in teaching. अब आते हैं इसके फीचर्स ऑफ अ लेसन प्लान। तो इसके 4 फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथड्स एंड इवैल्यूएशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है स्टेप्स एंड वेरियस अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लानिंग। क्या हैं स्टेप्स इसके, तो फॉर्मल स्टेप्स इसके ये हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड रिकैपिचुलेशन। अब हम इसको धीरे धीरे से पढ़ते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है, ताकि बच्चों को प्रिपेयर करा जा सके, उसको मोटिवेट करा जा सके कि हम नई इन्फॉर्मेशन आपको फीड करने वाले हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करें, ताकि जो है वो बच्चों में अराउज़ कर पाएँ, हम क्या क्यूरियोसिटी अराउज़ कर पाएँ। और वो कैसे अराउज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ, चार्ट के साथ, या उनको कोई स्टोरी सुना दी, या कोई मॉडल दिखा दी, या कोई यूज़फुल डिस्कशन कर दी। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखा गया है कि इट पर्टेन्स टू प्रिपेयरिंग एंड मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टू द लेसन कंटेंट बाय लिंकिंग इट टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, बाय अराउजिंग क्यूरियोसिटी, बाय सम एक्सपेरिमेंट, चार्ट, मॉडल, स्टोरी, और इवन बाय सम यूजफुल डिस्कशन ऑफ द चिल्ड्रन, एंड बाय मेकिंग एन अपील टू देयर सेंसेस। अगला है प्रेजेंटेशन। अब इंट्रोडक्शन तो हो गई, अब प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो स्टेट करना ऑब्जेक्ट ऑफ द लेसन। ठीक है,
न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स को एक्सपोज कर देना कि ये न्यू इन्फॉर्मेशन हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो ये प्रेजेंट पूरी कर दी जाएगी वहाँ पे। तो जो एक्चुअल लेसन जो है वो बिगिन करता है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों की पार्टिसिपेशन होती है, और उस प्रेजेंटेशन में टीचर जो है वो टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लेसन को इफेक्टिव बनाया जा सके। तो प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स द स्टेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ लेसन एंड एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। द एक्चुअल लेसन बिगिन्स एंड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। टीचर शुड मेक यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग एड्स टू मेक हिज लेसन इफेक्टिव। अगला है एसोसिएशन। अब प्रेजेंट कर दिया, अब एसोसिएट करना पड़ेगा। तो जो ये सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल है कि क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन को फीड करोगे आप बच्चों में, नए आइडियाज़ को फीड करोगे, तो उसके लिए एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। और एसोसिएशन किसके साथ करना? डेली लाइफ सिचुएशंस के साथ एसोसिएट करना, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दे देना उनको, कंपैरिजंस करवा देना, कोरिलेट करवाना, ये सारी की सारी चीज़ें एसोसिएशन बिल्ड करेंगी जिसकी वजह से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और इफेक्टिव लर्निंग होगी। तो एसोसिएशन में लिखा गया है कि इट इज़ ऑलवेज डिज़ायरेबल दैट न्यू आइडियाज़ और नॉलेज बी एसोसिएटेड टू द डेली लाइफ सिचुएशंस बाय साइटिंग सूटेबल एग्जाम्पल्स एंड बाय ड्राइंग कंपैरिजंस विद द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अगला है जनरलाइजेशन। अब जैसे कि साइंस लेसन में हम क्या करते हैं कि लर्निंग मटेरियल को जो है वो बता देते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं, तो एक जनरलाइजेशन जो है बच्चों में आना चाहिए, एस्टैब्लिश होना चाहिए कि वो किसी कंक्लूजन पे तो पहुँचे, तो एक कुछ एस्टैब्लिश करें, कुछ प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करें, कुछ लॉज को एस्टैब्लिश करें। तो ये एक एफर्ट होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही कंक्लूजन को ड्रॉ कर लें। और ये ऐसा इसलिए हो सकता है जैसे कि उन्होंने लर्निंग जो है जो भी उनको जो लेसन पढ़ाया गया है उसकी अंडरस्टैंडिंग उनको अच्छे से हो गई है, तभी वो जनरलाइजेशन तक पहुंच पाएंगे। और अगर जब कभी अगर उनकी जनरलाइजेशन इनकम्प्लीट हो या इररेलेवेंट हो तो टीचर उसकी हेल्प कर सकता है उसमें। तो जनरलाइजेशन में क्या दिया है कि इन साइंस लेसन्स generally the learning material leads to certain generalizations leading to establishment of certain principles or laws, and effort should be made that the students draw the conclusions themselves. Teachers should guide the students only if their generalization is either incomplete or irrelevant. अगला है application। तो ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है उस नॉलेज, जो भी नॉलेज उन्होंने बच्चों ने गेन करा है, उसको कैसे अप्लाई कर सके एक सर्टन सिचुएशन में। ठीक है, तो इन दिस स्टेप ऑफ लेसन प्लान द नॉलेज गेन्ड इज अप्लाइड टू द सर्टन सिचुएशन। ठीक है, दिस स्टेप इज इन conformity with the general desire of the students to make use of generalization in order to see for themselves if the generalizations are valid in certain situations or not। मतलब कि जो भी उन्होंने स्टफ जो भी गैदर करा है, जो भी नॉलेज उन्होंने गैदर करा है, उसको वो अप्लाई करेंगे सर्टेन सिचुएशंस में। और वो जैसे कि जनरलाइजेशन उन्होंने निकाल लिए कि इसका ये जनरलाइजेशन है, तो उसको वो अप्लाई करेंगे कि ये जो जनरलाइजेशन हमने जो कि कंक्लूजन पे हम पहुँचे ये वैलिड भी है किसी तरीके से कि इन सिचुएशंस में कि बिल्कुल ही ये बेकार है। तो इसकी वजह से ये एप्लीकेशन भी ज़रूरी हो जाती है। एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट वन इज़ द रिकैपिचुलेशन, द लास्ट वन। तो ये जो है ये इसलिए यूज़ होता है ताकि इफेक्टिवनेस जो है लेसन की वो एसेस कर पाएँ, बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंटेंट के। ठीक है, रिकैपिचुलेशन इसलिए भी कैन ऑल्सो बी डन बाय गिविंग एक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो लिया जा सकता है, या तो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या तो कि कोई जो स्केच है उसको बना दिया और उसको अनलेबल कर दिया और उन बच्चों को बोला कि आप इसको लेबल करो। तो रिकैपिचुलेशन में क्या है कि दिस इज यूज्ड फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द लेसन बाय आस्किंग स्टूडेंट्स questions on the contents of the lesson. Recapitulation can also be done by giving a short objective type test to the class or even by asking the students to label some unlabeled sketch। ठीक है, और ये जो above 6 जो टाइप्स हमने पढ़े ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस है, ये ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशंस में इसको यूज़ करा जा सके, मतलब कि इसको रिजिडली फॉलो नहीं करना है, लेकिन ये गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करा जा सकता है। नेक्स्ट जो है हम कंक्लूजन पे पढ़ते हैं कि कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे लेसन प्लानिंग जो है किस लिए इतनी इंपॉर्टेंट वाइटल है इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए और इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए। प्रॉपर जो है लेसन्स की प्लानिंग नेसेसरी क्यों है ताकि हम अचीव कर सके इफ़ेक्टिव लर्निंग और उसके आउटकम्स। तो एट लास्ट वी कैन conclude that how lesson planning is vital for the effective teaching as well as for effective learning. A proper planning of the lesson is a way to necessary for achieving effective learning and outcomes. And thank you. With this we are done with this topic.